नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक शॉकिंग इंसिडेंट की तरफ से है और ये खबर ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद जितने भी डिफेंस लवर्स हैं उन सबको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब तक शायद आप सभी को पता चल चुका होगा कि आज राजस्थान की जैसलमेर में भारत का पहला तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है और ये तेजस की हिस्ट्री में पहली बार है जब तेजस क्रैश हुआ है। आज से लगभग 23 साल पहले तेजस ने अपना पहला सॉर्टी कंप्लीट किया था, लेकिन इस दौरान कभी भी तेजस को कोई भी क्रैश का सामना नहीं करना पड़ा था। तो ये क्रैश तेजस की ऑपरेशनल हिस्ट्री में पहला पॉइंट होने वाला जिस पर अभी लोग सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। वैसे ये क्रैश काफ़ी हद तक सस्पिशियस भी लग रहा है। उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तेजस एयरक्राफ्ट था ये रिलेटिवली एक नया एयरक्राफ्ट था जिसे मैक्सिमम 1 या 2 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। ये तेजस का एफओसी वेरिएंट था जो कि नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन का हिस्सा था। अभी तक बताया गया इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये अपनी रूटीन सॉर्टी पर था जिस दौरान ये हादसा हुआ था। इसकी एक वीडियो भी क्रैश होने से ठीक पहले लिया गया था जिसमें आप देख सकते हैं कि पायलट सेफली इजेक्ट कर गए थे, लेकिन पायलट के इजेक्ट करने के बाद भी जो तेजस था वो एक डिसेंट अप्रोच में नीचे जा रहा था और काफ़ी स्टेबल होकर फ्लाई कर रहा था। इस दौरान तेजस की लैंडिंग गियर्स को भी डिप्लॉय किया गया था और जहां तक मेरा मानना है कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग अप्रोच कर रहा था जब ये हादसा हुआ है, लेकिन इस दौरान ना तेजस में कोई फायर इंसिडेंट दिखाई पड़ा था, ना स्मोक दिखाई पड़ा था और ना ही तेजस की संतुलन में कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ी थी। इनफैक्ट पायलट इजेक्ट करने के बाद भी एयरक्राफ्ट स्टेडीली फ्लाई करता हुआ नीचे जा रहा था और रेगुलर डिसेंट अप्रोच में नीचे जा रहा था, जो कि ज़्यादा स्टीप एंगल भी नहीं था, जो कि दिखने में एकदम सा नॉर्मल भी लग रहा है। और ऐसा भी नहीं था कि एयरक्राफ्ट एकदम से नीचे जा रहा था। अब ऐसे में आखिर क्या वजह था जिस वजह से पायलट ने वहाँ पर इजेक्ट किया था, तो ये अभी सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। इस पर एक डिटेल इंक्वायरी होने वाली जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर किस वजह से तेजस वहाँ पे क्रैश हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फेलियर और इंजन फेलियर 2 मेजर पॉसिबल कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल कारण क्या होने वाला है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलने वाला है। अगला अपडेट माउंटेड आर्टिलरी गन की तरफ से है। रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 800 से ज़्यादा माउंटेड आर्टिलरी गन को एक्वायर करने का फैसला किया गया है और फिलहाल भारत के पास अभी 2 इंडिजिनस आर्टिलरी गन मौजूद है जो कि इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें से एक कल्याणी ग्रुप की ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन होने वाली और दूसरा धनुष आर्टिलरी गन का माउंटेड वेरिएंट होने वाला है। इसके बाद अभी अदानी डिफेंस की तरफ से भी इजराइल की एल्बिट सिस्टम के साथ टाई अप करके अपनी एटमॉस गन को भारत को ऑफर किया जा रहा है। तो अभी तक जो मेन कंपटीशन होने वाला था वो इस टेंडर के अंदर इन तीनों के बीच होने वाला था। इस बीच अभी ये भी पता चला है कि इस टेंडर में अभी एक और आर्टिलरी गन शामिल होने वाला है और ये गन एक जर्मन ओरिजिन आर्टिलरी गन होने वाली है। अभी भारत और जर्मनी के बीच बर्लिन में एक हाई लेवल की डिफेंस मीटिंग को अरेंज किया गया था जिसमें जर्मनी की KMW की तरफ से इंडियन आर्मी को अपनी इफ्को 8x8 माउंटेड गन को ऑफर करने की बात सामने आई है। इसमें KMW की तरफ से अपनी इस आर्टिलरी गन की TOT के साथ इसको भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऑफर भी दिया जा रहा है और ये व्हीकल एक फुली प्रोटेक्टेड व्हीकल भी होने वाली जो कि बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के साथ साथ माइन और ID प्रोटेक्शन को भी प्रोवाइड करने वाला, जो कि एक्सट्रीम क्रूज सेफ्टी को प्रोवाइड करने वाला है। ये एक 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन है जो कि पूरे 360 डिग्री के जीवत में फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है और क्लेम के मुताबिक ये गन 54 किलोमीटर की दूरी तक भी स्ट्राइक कर सकता है, जो कि काफी इंप्रेसिव लग रहा है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से और अभी हम टैंक वॉरफेयर या आर्मर्ड वॉरफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली हुई 2 लड़ाई में हमने देखा है कि टैंक की डिफेंसिव कैपेबिलिटी लॉइटरिंग मुनिशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ काफ़ी अच्छा नहीं है और टैंक्स को बहुत ही आसानी से दोनों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और खास करके रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई में और अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई में ये देखा गया कि टैंक्स की कैजुअलिटी होने के पीछे सिचुएशनल अवेयरनेस का अभाव होना एक मेजर कारण है। अब नॉर्मली टैंक्स और कोई भी आर्मर्ड व्हीकल चारों तरफ से मेटल की दीवार से घिरा हुआ होता है और इसके अंदर जो ड्राइवर और क्रू मेंबर मौजूद होते हैं इनको बाहर की बहुत ही कम एरिया दिखाई पड़ता है, जिस वजह से दुश्मन चुपके से टैंक को अलग अलग डायरेक्शन से फ्लैंक कर सकते हैं और बिना इन्फेंट्री सपोर्ट के टैंक दुश्मन के एक बहुत ही इजी टारगेट बन जाता है और वो चुपके से साइड से या कहीं से कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से या फिर इवन
आरपीजी से भी टैंक पर हमला कर सकते हैं। तो क्रू मेंबर्स को इसका पता नहीं चलता है, जिस वजह से वो डिफेंसिव मैन्यूवर्स को नहीं कर पाते, जिस वजह से भले ही टैंक के पास उन वेपन्स को डिफेंड करने की कैपेबिलिटी मौजूद होता है, लेकिन फिर भी टैंक के क्रू मेंबर वो कैपेबिलिटी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी वजह से भी डीआरडीओ और सीवीआरडी की तरफ से हमारे सभी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल के लिए एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किए हैं, जिससे टैंक्स के क्रू मेंबर्स को अपनी चारों तरफ होने वाली हर एक मूवमेंट और हरकत के बारे में पता चलने वाला है, जिससे उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। ये एक लाइव सिस्टम होने वाला है जो कि टैंक के क्रू मेंबर्स को अपनी एनिमी और फ्रेंडली यूनिट्स की पोजीशन, लाइव मूवमेंट के बारे में बताने वाला है। इसके अलावा टैंक्स पर होने वाली कोई भी अटैक के बारे में भी पहले ही टैंक क्रू मेंबर को पता चलने वाला है, जिस वजह से वो टाइम पर ही इवेसिव मैन्यूवर को कर सकते हैं या फिर कोई काउंटर मेजर को लॉन्च कर सकते हैं, फिर जल्दी डिसीजन को ले सकते हैं, जिससे हमारे टैंक्स की सर्वाइबिलिटी और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दोनों बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इससे हम दुश्मन को पहले से देख सकते हैं, उसके पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं, और अगर वो हमारे ऊपर कोई हमला करते हैं तो उसके बारे में हमको पहले ही पता चल जाएगा। साथ ही जैसे कि हमको दोस्त और दुश्मन दोनों की पोजीशन के बारे में पहले से ही पता होगा, तो हमको कोऑर्डिनेट अटैक करने के लिए भी काफ़ी मदद करने वाला है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। इसी महीने भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर मल्टीपल नोटम वार्निंग को इशू किया गया। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और रिसेंटली कल भारत की तरफ से अपनी अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट भी किया जा चुका है। वैसे ये टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल की बाकी टेस्ट से काफ़ी अलग था, क्योंकि इस दौरान डीआरडीओ की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल की MIRV कैपेबल वेरिएंट को टेस्ट किया गया, जिसका मतलब साफ है कि ये मिसाइल मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरेट को कैरी कर सकता है, और ये एक मिसाइल एक बार में मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है। अब कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टेस्ट अग्नि 5 का नहीं बल्कि अग्नि 6 मिसाइल का है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मिसाइल एक MIRV कैपेबल मिसाइल है, जो कि 5000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है और एक बार में मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकता है। अब पिछले कुछ सालों से हमने देखा होगा कि जब भी भारत की तरफ से ऐसी कोई भी मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, खास करके कोई हाई प्रोफाइल मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, तो उसे ठीक पहले ही चाइना की तरफ से अपनी एक स्पाई वेसल को इंडियन ओशन रीजन में भेज दिया जाता है, और इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ है। लेकिन इस बार चाइना की तरफ से कई हदें पार कर दिया गया। इससे पहले चाइनीज स्पाई शिप जब भी इंडियन ओशन में आते थे, वो डीप इंडियन ओशन में आते थे या फिर वो श्रीलंका के करीब आते थे, क्योंकि चाइना ने वहाँ पे पोर्ट लीज पर रखा है। लेकिन अभी पहली बार चाइना की तरफ से अपनी स्पाई वेसल को इंडियन मिसाइल टेस्ट से ठीक पहले ही वाइजैक के करीब डिप्लॉय किया गया, जो कि इंडियन कोस्ट लाइन से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, जो कि बेयरली भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ठीक बाहर मौजूद है, और वो इस बार भारत के काफ़ी करीब आके अपनी शिप को डिप्लॉय कर रखे हैं, और इस शिप की स्पीड भी काफ़ी कम है, जिस वजह से साफ है कि इस वेसल को वहां पर जानबूझकर डिप्लॉय किया गया है। अब भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर होने की वजह से हम वैसे तो चाइना को कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिसाइल टेस्ट के दौरान सेम रीजन में चाइनीज स्पाई वेसल को डिप्लॉय करना और वाइजैक के करीब डिप्लॉय करना, ये बात साफ करता है कि चाइना अब डायरेक्टली भारत से पंगा लेने की कोशिश कर और भारत की मिसाइल टेस्ट के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। और अभी तो वो बे ऑफ बंगाल में घुसकर इंडियन मिसाइल टेस्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मेरे हिसाब से अगर भारत चाइना की ऐसी कोई हरकत को अभी अपोज नहीं करता है, तो चाइना का दबदबा इस रीजन में और भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और रिसेंटली मालदीव्स को अपने साइड में करने के बाद चाइना काफ़ी एग्रेसिवली अभी इंडियन ओशन रीजन तो छोड़ो, बे ऑफ बंगाल रीजन में पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे हिसाब से जैसे कि हमने उस रीजन में नोटम वार्निंग दे रखा था और हम मिसाइल टेस्टिंग करने वाले थे, तो मिसाइल टेस्ट के दौरान ये ओपन सी में कहीं पर भी गिर सकता है, और टेक्निकल फेलियर की वजह से अगर ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर घुस सकता है, तो बालेश्वर से कोई मिसाइल लॉन्च करने के बाद वो भाजा के करीब ही जाके गिर सकता है, और इसके भी चांसेस हैं कि मिसाइल चाइनीज स्पाई वेसल के ऊपर भी गिर सकता है। आप समझ रहे ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।